गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक अपन ने बिजनेस लॉ के फर्स्ट यूनिट में ऑफर प्रस्ताव के बारे में, उसका अर्थ, उसके एलिमेंट्स, उसके प्रकार पढ़े। फाइनली आज इस चैप्टर को अपन समअप कर रहे हैं। तो फोर्थ पॉइंट जो इसका है वो ये है कि जो प्रस्तावक ने प्रस्तुत किया वो रद्द कैसे हो सकता है। इसके लिए दो शब्द हैं, खंडन या प्रतिसंहरण और निरस्त होना, निरस्तीकरण। ये जो दो शब्द हैं, खंडन और निरस्तीकरण, जिसका अंग्रेजी मीनिंग है रिवोकेशन एंड रिजेक्शन। रिवोक करने का मतलब है भेजी हुई चीज को वापस लेना। तो भेजी हुई चीज को वापस कौन ले सकता है कि भेजने वाला कौन है? जो प्रस्तावक है, जिसने प्रस्ताव रखा, जिसने इच्छा अभिव्यक्त करी, वो प्रस्तावक स्वयं अपने द्वारा दिए गए प्रस्ताव को वापस ले सकता है, उसको वापस आहरित कर सकता है, उसको विड्रॉ कर सकता है, उसको रिवोक कर सकता है। जिसके लिए दो बातें इसेंशियल है। एक, अगर वो ऐसा करता है, वापस लेता है, विड्रॉ करता है, रिवोक करता है या उसको रद्द करता है, तो इसकी सूचना प्रस्ताव ग्रहीता तक निश्चित रूप से पहुंचनी चाहिए। सूचना इंपॉर्टेंट है। बिना सूचना दिए आप विड्रॉ नहीं कर सकते, रिवोक नहीं कर सकते। नंबर दो, ऐसा रिवोकेशन, ऐसा विड्रॉवल प्रस्ताव ग्रहीता द्वारा स्वीकृति देने से पहले ही संभव है। यदि उसने स्वीकृति दे दी है और आपकी विड्रॉवल की सूचना, रिवोकेशन की सूचना बाद में पहुंचती है, तो वो रिवोकेशन मान्य नहीं है, माना नहीं जाएगा। इसलिए जो प्रपोज करने वाला व्यक्ति है, प्रपोजर है, जो ऑफर करने वाला व्यक्ति है, प्रस्तावक है, वो प्रस्ताव ग्रहीता द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति से पूर्व सूचना देकर उसको वापस ले सकता है या खंडित कर सकता है। ये हुई पहली कंडीशन। दूसरा, जो प्रस्ताव ग्रहीता है वो भी अपनी इच्छा से उस प्राप्त प्रस्ताव को निरस्त कर सकता है। यानी प्रस्तावक जो प्रस्ताव रखता है प्रस्ताव ग्रहीता के सामने, तो प्रस्ताव ग्रहीता उसको रिजेक्ट कर देता है कि नहीं, मुझे नहीं स्वीकार करना, या मुझे मैं नहीं मानता, रिजेक्ट हो गया। या वो प्रस्ताव ग्रहीता, प्रस्तावक द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जो कार्य करने या कार्य से विरत रहने की जो इच्छा अभिव्यक्त की गई है, उसमें कुछ शर्त हटा करके या उसमें शर्त कुछ जोड़ करके एक नया प्रस्ताव वापस रखता है, स्थानापन्न प्रस्ताव देता है, जिसके बारे में अपन ने पहले बात की। तो मूल प्रस्ताव तो अपने आप ही निरस्त हो गया, क्योंकि प्रस्ताव ग्रहीता ने जो बात कही है वो उस मूल प्रस्ताव से हट करके है। या तो उसमें अपनी तरफ से कोई शर्त जोड़ दी है, या प्रस्ताव में जो शर्त थी वो हटा दी है। इसलिए अगर प्रस्ताव ग्रहीता कोई स्थानापन्न प्रस्ताव देता है तो वो मूल प्रस्ताव स्वतः ही निरस्त हो जाता है। तो ये प्रस्ताव ग्रहीता के द्वारा उसको रिजेक्ट किया जा सकता है या प्रस्तावक के द्वारा विड्रॉ किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है। तीसरी परिस्थिति है जिसमें प्रस्ताव स्वतः ही
निरस्त हो जाता है। स्वतः ही निरस्त हो जाता है का मतलब न तो प्रस्तावक को कुछ करना है न प्रस्ताव ग्रहीता को कुछ करना है। ऑटो कैंसलेशन है। न तो प्रस्तावक की कोई एक्टिविटी है न प्रस्ताव ग्रहीता की कोई एक्टिविटी है। ऐसा कब कब हो सकता है? ऑटो कैंसलेशन कब हो सकता है? नंबर 1, प्रस्तावक द्वारा जो प्रस्ताव किया गया था उस प्रस्ताव में प्रस्ताव स्वीकार करने की कोई अवधि दी हुई है और वो अवधि ड्यूरेशन में दी हुई है कि इस प्रस्ताव के प्राप्त होने के 7 दिन के अंदर अंदर आप इसकी स्वीकृति दे सकते हैं, या कोई डेट दे रखी है कि अमुक तिथि तक ये प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट जो इसमें लिखा हुआ है, निश्चित अवधि या तिथि के समाप्त हो जाने पर। जो अवधि उसमें दी हुई थी कि आपको प्रस्ताव प्राप्त होने के 7 दिन में आपको ऐसा करना है, तो प्राप्त होने के 7 दिन खत्म हो गए, वो प्रस्ताव ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया अगर आपने उसकी स्वीकृति नहीं दी है तो। या उसमें डेट दी हुई है, मान लो डेट दी हुई है कि साहब ये प्रस्ताव 30 नवंबर तक मान्य है, तो प्रस्ताव ग्रहीता द्वारा अगर 30 नवंबर तक उस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की गई है, उस पर किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं दी गई है, तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। इसी से जुड़ा हुआ दूसरा, उचित समय बीत जाने पर, उचित समय व्यतीत हो जाने पर, एप्रोप्रिएट टाइम। एप्रोप्रिएट वर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लू है, बहुत बड़ा एक धर्म संकट है। क्लू तो नहीं, धर्म संकट है। क्योंकि उचित समय देश काल और परिस्थिति में हर विषय के साथ बदलता है। तो जिस प्रकार का प्रस्ताव प्रस्तावक ने रखा, यदि उसकी स्वीकृति का कोई समय उचित है, उसकी कोई उचित अवधि है, तो वो उस प्रस्ताव की प्रकृति पर निर्भर करेगा। सूचना तंत्र, टेक्नोलॉजी, वातावरण, परिस्थितियाँ, प्रस्ताव ग्रहीता की परिस्थितियाँ, सबको ध्यान में रखते हुए उचित समय तय होता है उसमें। तो वो उचित समय व्यतीत हो जाता है, फिर भी प्रस्ताव ग्रहीता उसकी कोई स्वीकृति नहीं देता, तो वो भी स्वतः ही नष्ट हो जाता है, स्वतः ही निरस्त हो जाता है। ये दो तो टाइम बाउंड थे। तीसरा, जिस विषय को लेकर के प्रस्तावक ने प्रस्ताव किया है कि साहब ये फला फला स्कूटर या कार में बेचना चाहता हूं, जिस कार या स्कूटर को बेचने का प्रस्ताव प्रस्तावक ने रखा था प्रस्ताव ग्रहीता के सामने, वो चोरी चला जाता है, आग से नष्ट हो जाता है, भूकंप में नष्ट हो जाता है, या दुर्घटना में नष्ट हो जाता है। तो जिस विषय को लेकर के हम प्रस्ताव रख रहे हैं, अगर वो विषय वस्तु ही नष्ट हो जाती है, तो हम किसको बेचेंगे, किसको खरीदेंगे? न तो ये प्रस्तावक के हाथ में, न प्रस्ताव ग्रहीता के हाथ में। इसलिए जिस विषय को लेकर के प्रस्ताव रखा गया था, उस प्रस्ताव के समाप्त होने पर, नष्ट हो जाने पर, प्रस्ताव स्वतः ही निरस्त हो जाता है, स्वतः ही समाप्त हो जाता है। आप कोई मकान बेचना चाह रहे थे, विज्ञापन भी दिया, कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के सामने आपने उसके प्रस्ताव भी रखा, वो विशिष्ट प्रस्ताव था या साधारण प्रस्ताव था, लेकिन भूकंप आने से मकान टूट फूट गया, नष्ट हो गया, गिर गया, पहले जैसा नहीं रहा, तो स्वतः ही नष्ट, स्वतः ही प्रस्ताव समाप्त हो जाएगा।
नेक्स्ट है पक्षकार का अयोग्य हो जाना। कौन सा पक्षकार? दोनों में से कोई एक, चाहे प्रस्तावक हो चाहे प्रस्ताव ग्रहीता हो। अगर दोनों में से कोई एक अयोग्य हो जाते हैं, अयोग्य का मतलब मैंने पहले फर्स्ट डे आपको बताया था, अनुबंध करने की क्षमता, अनुबंध करने की योग्यता। क्या है योग्यता? 18 वर्ष से अधिक आयु के होने चाहिए। नंबर 2, मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। और नंबर 3, किसी कानून के अंतर्गत उसको अयोग्य घोषित किया हुआ नहीं हो। तो इसमें से जो पहली स्थिति है 18 वर्ष से अधिक, वो तो कम नहीं हो सकती, लेकिन बाकी की 2 संभावनाएं तो है ही है। दूसरी क्या? मानसिक रूप से जो स्वस्थ था वो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, पागल हो जाता है, या किसी कानून के अंतर्गत उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है अनुबंध करने के लिए, जैसे दिवालिया हो जाना, या किसी अन्य रूप में उसको अक्षम करार दे दिया जाता है जिसमें वो किसी प्रकार का ठहराव या अनुबंध नहीं कर सकता। तो चाहे प्रस्तावक हो चाहे प्रस्ताव ग्रहीता हो, यदि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं या किसी कानून के अंतर्गत अक्षम हो जाते हैं, अयोग्य घोषित हो जाते हैं, तो भी वो प्रस्ताव स्वतः निरस्त हो जाता है। लास्ट वाला पहले पढ़ रहा हूं। प्रस्ताव की शर्त का पालन नहीं करना। अगर प्रस्तावक ने प्रस्ताव के अंतर्गत कुछ शर्तों की पालना लिखी थी और यदि प्रस्ताव ग्रहीता उसकी शर्त का पालन नहीं करते हैं तो प्रस्ताव स्वतः ही निरस्त हो जाता है। जैसे आप किसी नीलामी के अंदर भाग लेने जाते हो और आप नीलामी में बोली बोलते हो, लेकिन वहाँ लिखा हुआ है कि आपको धरोहर राशि जमा करानी पड़ेगी, वो आपने नहीं कराई, तो आपकी बोली स्वतः ही निरस्त हो जाएगी, आपका प्रस्ताव निरस्त हो जाएगा। आपने भर्ती का विज्ञापन आया, राजस्थान लोक सेवा आयोग या राज्य कर्मचारी बोर्ड, उसमें पटवारी की या कांस्टेबल की भर्ती आई, उसमें आपको लिखा था फॉर्म भरना, फॉर्म के साथ में 200 रुपये या 400 रुपये की फीस जमा करानी है। आपने वो फीस जमा नहीं कराई तो आपका फॉर्म एंटरटेन ही नहीं होगा, आपका फॉर्म रद्द हो जाएगा। तो प्रस्ताव की शर्त की पालना नहीं करना। लास्ट, किसी कानून में परिवर्तन होने से या कोई कानून रद्द हो जाने से कुछ दशाएं बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती है, तो प्रस्ताव स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। कोई जमीन का आपने लेन देन किया है, प्रस्ताव भेजा है कि साहब मैं जमीन बेचना चाहता हूं, और उसकी स्वीकृति से पूर्व उस जमीन से संबंधित कोई कानून सरकार बना देती है, उसके कारण उस जमीन को बेचना संभव नहीं है या उसका बेचाननामा किया जाना संभव नहीं है, तो कानून के बदलने से या किसी कानून के रद्द हो जाने से जो प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव किया गया है वो असंभव हो जाता है, अवैध हो जाता है या व्यर्थ हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो प्रस्ताव भी स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्रपोजल वाला पार्ट है, प्रस्ताव का जो पार्ट है, इस प्रस्ताव के पार्ट में आज कंप्लीट हो जाता है कि प्रस्ताव किसे कहते हैं। धारा 2 ये आपको बताई, प्रस्ताव के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक है वो भी आपको बताया, प्रस्ताव के प्रकार बता दिए,
स्पष्ट, गर्भित, सामान्य, विशिष्ट, प्रति प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव और प्रस्ताव का आमंत्रण। किताबें पढ़ोगे तो उसमें एक आएगा प्रस्ताव की इच्छा, वो आप पढ़ लेना। जो भी प्रस्ताव है, चाहे वो सामान्य है, चाहे वो विशिष्ट है, चाहे वो स्पष्ट है, चाहे वो गर्भित है, चाहे वो प्रति प्रस्ताव है, स्थानापन्न प्रस्ताव है, चाहे वो इन्विटेशन टू ऑफर है, प्रस्ताव खंडित कैसे होता है, रिवोक कैसे होता है, प्रस्ताव को निरस्त कैसे किया जा सकता है दोनों पक्षकारों द्वारा, वो आज आपको बताया। या दोनों ही पक्षकार चाहे या न चाहे स्वतः ही निरस्त हो सकता है। तो ये प्रस्ताव वाला पार्ट अपना आज पूरा हो गया। तो जब अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट को समझना चाहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले हमें इनकी कुछ टर्मिनोलॉजी है, प्रस्ताव, स्वीकृति, प्रतिफल, अनुबंध करने की योग्यता, ये चार बातें जब तक हम ठीक से नहीं समझ लेंगे हम अनुबंध को नहीं समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा है प्रस्ताव के चैप्टर को लेकर के, आप मुझे मेल डालिए, व्हाट्सएप डालिए, व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज डालिए। पर कानून की किताबें पढ़ना अनिवार्य है। मैं आपको कितनी भी बात समझाऊं, लेकिन जब तक आप इसको किताब में से पढ़ोगे नहीं, शब्दों के साथ आप इसको ठीक से समझने की कोशिश नहीं करोगे तो ये सही रूप में आपको रिसीव नहीं होगा। सो प्लीज़ आप किताबें कहीं से भी अरेंज करें, चाहे PDF डाउनलोड करें नेट से ढूंढ करके, लेकिन पढ़ें। तो ये प्रस्ताव का चैप्टर आज मेरी तरफ से संभवतः पूरा हो गया है। अपन नेक्स्ट कल स्वीकृति पर बात करेंगे, एक्सेप्टेंस पर बात करेंगे कि जो प्रस्ताव ग्रहीता स्वीकृति देता है, सहमति देता है, तो अनुबंध अधिनियम 1872 में स्वीकृति को कैसे डिफाइन किया गया है, उस स्वीकृति में क्या क्या बातें होनी चाहिए, उस पर अपन कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।